जय हिंद दोस्तों। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। यहाँ पे वो चीज़ थी परमाणु बम, जिसको भारत के वैज्ञानिकों ने हर अथक प्रयास से और अपने हौसले और जज्बे के दम पे इसको बना करके दिखा दिया। वो भी उस वक्त बनाया जब पूरी दुनिया ने सारी कोशिशें कर ली, सारे रास्ते ही बंद कर दिए भारत के सामने, ताकि भारत एक न्यूक्लियर नेशन ना बन पाए, परमाणु बम ना बना पाए। क्योंकि हम भगवान राम की जन्मभूमि से हैं भाई साहब। हमने रामायण में पढ़ा है कि जो लोग मंजिलों को पाने की चाह रखते हैं वो लोग समुद्र पर भी पत्थरों के पुल बना लिया करते हैं। तो पीछे हटने का तो हमारा चांस ही नहीं था, किसी कीमत पे नहीं था भाई साहब। हथेली खोपड़ी है, एक बार दिमाग में आ गया कि बनाना है तो बनाना है, चाहे जो भी हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के उन वीर गाथाओं की, उन वीर साइंटिस्टों की, जिन्होंने अपने चालाकी, अपने टैक्टिक्स के बल पे भारत को एक न्यूक्लियर नेशन बनाया। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 9 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जवाहरलाल नेहरू से लेके वाजपेयी तक के शासन में कितना ज़्यादा नेताओं का टैक्टिकल लॉजिक था, उस चीज़ को हम लोग एक एक फैक्ट्स और डेटा के साथ समझेंगे। और आपको इस वीडियो के अंत तक, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको गर्व होगा कि आप एक भारतीय हैं। अब बात करते हैं परमाणु बम के इतिहास की। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, जापान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, तो ऐसे में अमेरिका को उसको हर हाल में रोकना था। तो वो एक खास तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसका नाम था प्रोजेक्ट मैनहट्टन। प्रोजेक्ट मैनहट्टन के अंदर वो एक न्यूक्लियर वेपन डिज़ाइन कर रहा था जिससे कि जापान को रोका जा सके। तो न्यूक्लियर बम वहाँ बन रहा था। जुलाई 1945 में इसकी टेस्टिंग सक्सेसफुल रही और उन्होंने पहला न्यूक्लियर बम बना दिया, जिसको बनाया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। और इसको बनाने के साथ ही साथ उन्होंने भगवत गीता की एक बेहतरीन लाइन कही, नाउ आई एम बिकम द डेथ एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि हमने कुछ ऐसा चीज़ आविष्कार कर दिया है जिससे हम इस पूरी की पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकते हैं भाई साहब। इतना खतरनाक चीज़ है। और जुलाई 1945 में इन्होंने टेस्टिंग की। अगस्त 1945 में, अगले महीने ही, इन्होंने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी बम मार दिया। और भाई साहब वो जो बम मारा ना, इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था, पूरी तबाही मचा के रख दिया जापान में। वहाँ मतलब लोग एकदम हवा की तरह उड़ गए। मतलब इतना भयंकर रेडिएशन पैदा हुआ और वो इतना खतरनाक था, इस बात समझिए कि आज भी वहाँ पे बच्चे बच्चे जन्म लेते हैं ना तो शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग पैदा होते हैं। तो इतना खतरनाक है। तो ये इतना भयंकर एक्सप्लोसिव था कि जापान भाई साहब वहीं का वहीं देखना शुरू कर दिया। अब जापान के पास परमाणु बम था नहीं, तो वो बेचारा चुपचाप मुंह बार के देख लिया। अगर गलती से जापान के पास भी परमाणु बम होता ना तो अमेरिका को दौड़ा दौड़ा मारा होता है, पॉइंट में मुद देता अमेरिका। तो इतना खतरनाक था। तो भाई साहब अब यही बात थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका के पास एक न्यूक्लियर नेशन बन चुका था, परमाणु हथियार आ चुका था, तो अमेरिका के सामने किसी का चूं करने की हिम्मत नहीं थी। अब सारे के सारे देश होड़ मचा दिए, बोले अरे बाप रे बाप, ये न्यूक्लियर नेशन बना है, हम भी न्यूक्लियर नेशन बनेंगे। तो सब के सब ना न्यूक्लियर वेपन बनाने के पीछे एकदम रेस लग गया कि हम भी न्यूक्लियर नेशन बनेंगे, हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। अब 1945 में अमेरिका परमाणु बम बना लिया, पिछुआ से सोवियत संघ यानी कि आज का रशिया, ये 1949 में यो बना लिया, उसके बाद 1952 में ब्रिटेन ने बना लिया, ये धक्का बनाना शुरू कर दिया। अब भारत में भी ना 1940s में ही एक इंसान था जो इंडिया को एज ए न्यूक्लियर नेशन देख रहा था, और उस इंसान का नाम था होमी जहांगीर बाबा। ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम, और इन्होंने ही न्यूक्लियर रिसर्च की नींव रखी थी। और सोचिए, उन्होंने 1940s में ही रख लिया था और उन्होंने कहा था कि इंडिया को एज ए न्यूक्लियर नेशन बनना पड़ेगा, तभी हम लोग विकास कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर हमको वेपन नहीं बनाना, हथियार नहीं बनाना ना सही, लेकिन फिर भी हमको परमाणु ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी बिजली वगैरह उत्पादन करने के लिए। तो इन्होंने ही कहा था। अब भैया 47 के बाद कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, बहुत लोग अभी उभर रहे थे गुलामी वगैरह से। अब 1954 आते आते चीज़ें थोड़ी स्टेबल हुई। तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा जी के साथ मीटिंग अरेंज किया, उनको बोला कि हाँ बाबा जी, अब आप बताइए कि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आप क्या बोल रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हमारे देश को परमाणु ऊर्जा की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम भारी मात्रा में बिजली का उत्पादन कर सकते हैं परमाणु ऊर्जा की मदद से। पर सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास ये है कि जो उसमें ईंधन का यूज़ होता है वो होता है प्लूटोनियम या यूरेनियम।
तो वो चीज़ हमको यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए हमको कनाडा का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा फ्यूल है प्लूटोनियम का। अमेरिका से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो उनसे थोड़ा सा मदद मांगनी पड़ेगी। जैसे बाइक चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको चलाने के लिए प्लूटोनियम चाहिए। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन था, वो था साइरस। साइरस का मतलब कनाडा इंडिया रिसर्च यूटिलिटी सर्विसेज। तो भाई साइरस का मेन मोटिव क्या था, कनाडा हमको फ्यूल देता और इस चीज़ को, पावर प्लांट को हमको बनाने के लिए हमारी मदद करता अमेरिका। तो अमेरिका को हमने फ़ोन किया, ए भाई साहब, ए सुनो ना, पावर प्लांट बनाना है, वो बिजली घर बनाना है हमको, तो प्लूटोनियम दे। तो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, प्लूटोनियम हम पक्का पीसफुल पर्पस के लिए मांग रहा है ना, वेपन तो नहीं बनाएगा, परमाणु हथियार। कहा अरे नहीं महाराज, कहाँ वेपन अपन बनाएंगे, वैसे भी आपका चमचा कनाडा तो है, फ्यूल तो है ना देगा, कुछ गलती होगी तो है आपको बता नहीं देगा क्या होगा क्या नहीं। तो बोला अच्छा 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 ठीक है ठीक है। तो फिर वो बोलता है, अप्रूव करता है। अब अमेरिका की कंपनी विट्रो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका ये बनाती है ट्रॉम्बे मुंबई के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट पहला बनता है। तो भाई साहब ये जो पावर प्लांट बनता है ये बेसिकली बिजली उत्पादन के पर्पस के लिए बनता है, लेकिन इनको ये पता नहीं होता कि जो प्लूटोनियम उसमें यूज़ होता है वो एनरिच फॉर्म में नहीं होता है, इसको भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शुद्धिकरण करना पड़ता है, तब जाके वो एनरिच फॉर्म में बनता है, वो तब यूज़ होता है हथियार बनाने के लिए। तो भाई साहब ये तो गुड़ गोबर हो गया, लेकिन भाई वहाँ पे चीज़ें स्टेबल थी, हम लोग बेसिकली बिजली बनाने के पर्पस से ही उसको ले रहे थे। अब सब कुछ सही चल रहा था, प्लूटोनियम प्लांट ही बन गया ट्रॉम्बे मुंबई के अंदर 27 मार्च 1961 में, सब कुछ सही था। अब भाई साहब 1960s के बाद बात बिगड़नी शुरू हो गई, बात बात पे चाइना धमकी देवे और 1962 में तो मार हो गया इंडिया चाइना में। अब उस मार में रसिया हमारा सपोर्ट करने के लिए नहीं आया, हम लोग फोन मिलाते रह गए, रसिया बचाओ रसिया बचाओ, रसिया ही भी नहीं किया, वो बहाना मार दिया बाद में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में हम फंस गए थे इसलिए हम नहीं आ पाए। अब भाई साहब कौन ठीक है, वो बहाना था या फिर कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो भैया ले दे के बात यही थी कि वो नहीं आया। तो यहाँ पे ना पंडित जी का दिल टूट गया। अब पंडित जी ठहरे प्रयागराज यूपी से, तो भैया यूपी और बिहार के लोगों का दिल टूटा तो यूपीएससी क्रैक कर देते हैं। तो ये तो भैया चाचा थे, तो ये इनका तो भाई साहब एकदम गुस्सा, एकदम आग बबूला कि भैया अक्साई चीन लेके भाग गया चाइना, अब कल को तो पूरा इंडिया लेके भाग जाएगा, तो कोई बचाने नहीं आएगा। तो हमको अपने तरफ से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आज इजराइल भी अगर दूसरों पर निर्भर होता तो उसका अस्तित्व खत्म हो चुका होता, आप लिख के ले लीजिए। तो इजराइल ने अपना खुद का डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा रखा है कि वो आज किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने दम पे लड़ाई करता है और धूल चटाया था सबको। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तो वो भी इस चीज़ को समझ चुके थे। तो ये बाबा जी को फिर से बुलाए, ए बाबा जी इधर आइए इधर आइए, ए मर्द एक बात बताओ, ये प्लूटोनियम जो अभी है इसको ही हम अब वेपन बनाना है, अब हमको न्यूक्लियर वेपन बनाना पड़ेगा तभी बात बनेगी। तो वहाँ पे उन्होंने सीक्रेट मिशन एक शुरू कर दिया कि हमको एक इसी प्लूटोनियम से बनाना पड़ेगा, तो उसको हाईली एनरिच करना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या थी, अब कनाडा फ्यूल दे रहा था, अब वो हिसाब ले रहा था कि भैया हम 1 किलोटन प्लूटोनियम दे रहे हैं तो कहाँ यूज़ कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा, सब कुछ क्लियर था। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने चालाकी अपना ली, इन्होंने कहा कि भैया हम कनाडा से फ्यूल नहीं लेंगे, तो कनाडा से फ्यूल हम लेना बंद कर देंगे, हम अपना स्वदेशी न्यूक्लियर फ्यूल बनाएंगे। तो स्वदेशी न्यूक्लियर फ्यूल जब बनाने की बात कही ना, तो कनाडा समझ गया अच्छा स्वदेशी बनाएगा तो हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा उस फ्यूल क्या कर रहा है, कितना उत्पादन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये जाके धीमे से कान भर दिया अमेरिका का, अमेरिका अमेरिका ये खुद से फ्यूल बना रहा है जी, देखिए पता नहीं क्या करेगा। तो अमेरिका वहाँ पर सतर्क हो गया। अब भाई साहब 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद जो 1964 में लाल बहादुर शास्त्री आ गए। लाल बहादुर शास्त्री थोड़ा सा गांधी विचारधारा के थे कि भैया हमको तुम ढेला मारो हम दांत चियार देंगे। तो यही वाला काम जो था ना, वो उससे थोड़ा सा जो प्रोसेस था इस चीज़ को बनने का, न्यूक्लियर वेपन बनाने का, ये प्रोसेस स्लो हो गया। फिर 1967 में भारत को मिली एक बहुत ही डेयरिंग महिला प्रधानमंत्री जिनका नाम था इंदिरा गांधी। अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए आगे आ चुकी थी, क्योंकि उस समय तक सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका था। 1964 में चाइना ने भी सफल परमाणु परीक्षण कर लिया था और वो भी परमानेंट 5 के ग्रुप में आ गया था, जो कि यूएनएससी के मेंबर थे। देखिए यूएनएससी में जो 5 देश जीते थे ना, वो 5 परमानेंट मेंबर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और चाइना, इन पाँचों के पास अब न्यूक्लियर बम आ चुका था, न्यूक्लियर नेशन ये लोग बन चुके थे। अब उसके बाद क्या था ना, सिनेरियो इसलिए चेंज हो गया क्योंकि कनाडा वहाँ पे चुगली मार दिया था अमेरिका को कि ये लोग अपना स्वदेशी फ्यूल बना रहा है, भारत लोग तो पता नहीं क्या करेगा, उसका क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, हथियार भी बना सकता है। तो अमेरिका इस बात पे सतर्क हो गया था। तो उसने लगातार ना कुछ सारे ट्रीटीज वगैरह लेकर आ गया। उसने पहला ट्रीटी लेके आ गया सीटीबीटी 1966 में लेके आ गया। इसका मतलब था कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी,
मतलब कोई भी देश, अब तक जितने देश ने कर लिया ठीक है, अब इसके बाद कोई भी देश न्यूक्लियर का परीक्षण नहीं करेगा, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। मतलब बहुत सही बेटा, अपने ये न्यूक्लियर बम फोड़ेंगे, हम दिवाली की फुलझड़ी जलाएंगे हैं, तो यार खून खून है, हमारे खून पानी, तो ये वो वाला काम है, बताओ। उसके बाद इतने पे भी नहीं रुके सब, 1968 में एनपीटी लेके आ गए। एनपीटी मतलब नॉन पॉलीफरेशन टीटी। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, मतलब जो यूरेनियम है या प्लूटोनियम है, ये पावर प्लांट्स के लिए ही बस यूज किया जाएगा। इसको हम लोग हाईली एनरिच, या कोई भी देश हाईली एनरिच नहीं कर सकता, इसका हथियार नहीं बना सकता, हथियार में किसी भी तरह से उपयोग नहीं कर सकता, मतलब इस फ्यूल का। तो ये एनपीटी लेके आ गया। भारत ने ना सीटीबीटी साइन किया ना एनपीटी साइन किया, बोले जा चूल्हे भाड़ में जा। अब इंदिरा गांधी बोली कि भाई कहाँ है प्रोजेक्ट, हेड कौन है जो यहाँ पे है? तो भाई उस समय भाभा जी की मृत्यु हो चुकी थी, तो उस प्रोजेक्ट को लीड करने लगे थे राजा रमन्ना। राजा रमन्ना को बुलाया गया, बोला कि भाई साहब बनाइए। एक सीक्रेट प्लूटोनियम प्लांट बनाया गया जिसका नाम था पूर्णिमा। उसको सीक्रेटली बनाया गया ताकि और जो भी न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह है वो उसमें कर सकें। अब इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे राजा रमन्ना और होमी सेठना, जो कि केमिकल इंजीनियर थे, और 75 साइंटिस्ट की एक टीम। इस पूरे ऑपरेशन को नाम रखा गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का बहुत ही सीक्रेट तरीके से इसको काम कर रहे थे, न्यूक्लियर परीक्षण कर रहे थे, और 1974 में सक्सेसफुल न्यूक्लियर परीक्षण इन्होंने कर दिया। और उसके बाद वहां पे कोड वर्ड उनको बोला गया दिल्ली फोन ला के कि बुद्ध मुस्कुरा गए, मतलब कि हमारा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहा। यहाँ पे बात मतलब तब जाके था सांस में सांस आई कि भाई वाकई में भारत ने एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर परीक्षण कर दिया है। अब भाई साहब यहाँ पे ना अमेरिका चौंचिया गया, बुखला गया एकदम, ये कैसे कर दिया। तो उसके बाद काफी ज्यादा सैंक्शन भी लगा दिए। एनएसजी फिर वहां से उसने ले आया, 1974 में एनएसजी ले आया, मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। मतलब कोई भी देश किसी भी देश को न्यूक्लियर सप्लाई नहीं करेगा, मतलब न्यूक्लियर का जो मटेरियल है, यूरेनियम हुआ, प्लूटोनियम हुआ, ये कोई भी देश किसी को सप्लाई नहीं करेगा। एनपीटी था ही, सीटीबीटी था ही, एनएसजी भी लेकर आ गया। अब भाई साहब यहाँ पे मामला बिगड़ गया। अब उसके बाद अमेरिका लगा सैटेलाइट से हम लोग के ऊपर नजर रखने की, भैया देखते हैं अब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बहुत ही क्लोज निगरानी शुरू कर दिया। अब यहाँ पे चीजें बहुत ही डिफिकल्ट हो गई। उसके बाद से 1967 से 77 तक तो इंदिरा गांधी कार्यकाल रहा, उन्होंने सक्सेसफुल परीक्षण भी कर लिया, यहाँ तक कि पूर्वी पाकिस्तान को उड़ा के बांग्लादेश बना दिया। मतलब इतना डेयरिंग काम किया ना कि अपना कार्यकाल में बहुत ही डेयरिंग काम किया इन्होंने। तो ये बस देखने में महिला थी बट डरती किसी से नहीं थी। तो भाई साहब उसके बाद से कोई ऐसा मतलब आया नहीं काफी लंबे समय तक जो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके। अब आप कहेंगे कि जब न्यूक्लियर परीक्षण हो ही चुका था 1974 में, तो फिर पोखरण टेस्ट करने की जरूरत क्या थी? सबसे पहली बात ये थी कि एक ये मात्र न्यूक्लियर टेस्ट था कि हमारे जो न्यूक्लियर डिवाइस है वो एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये एज ए वेपन नहीं लिया सकता, इसको एज ए वेपन नहीं बनाया गया था अभी, तो वेपनाइज नहीं किया गया था। तो बेसिकली नॉर्मल न्यूक्लियर टेस्ट था ये, ठीक है। उसके बाद 1995 में एक डेयरिंग प्रधानमंत्री, थोड़ा सा उन्होंने डेयरिंग किया नरसिम्हा राव ने कि भाई हमको न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए, पर पकड़ा गए। अमेरिका पकड़ लिया, उनको धमकी दे दिया कि अभी उड़ा देंगे तुमको, है ना, ज्यादा करोगे तो भाई सैंक्शन वगैरह लगा देंगे। तो बहुत ज्यादा धमकी उमकी दे रही है। तो वहां पे नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो वो भाई साहब वहां पे वो चुप हो गए, बोला कि अभी। अब बैकग्राउंड में इंडिया की जो खुफिया एजेंसी रॉ है वो भी अपना उम्दा काम कर रही थी। उनको खबर मिली कि जो पाकिस्तान में भी ऐसे खुफिया तरीके से न्यूक्लियर वेपन बनाया जा रहा है और परमाणु बम को बनाया जा रहा है। तो ऐसे में रॉ की एक टीम तैयार होती है जिसको लीड करते थे अजीत डोभाल साहब। तो वो लोग सब चाहते हैं पाकिस्तान में और कई सारे रिसर्च सेंटर में वहां पे जाके पता करना शुरू करते हैं कि भैया यहाँ पे यूरेनियम कहाँ पे बन रहा है। अब अंदर तो जा नहीं सकते, जाहिर सी बात है, कोई घुस नहीं देगा। तो वो क्या किए ना, बाहर नाई की दुकान खोल लिए ताकि बालों का सैंपल कलेक्ट किया जाए। अब जहां भी यूरेनियम को हाईली एनरिच किया जाएगा ना, वहां पे जाहिर सी बात है जो यूरेनियम के पार्टिकल्स है वो बाल में आके फंसेंगे और बाल के सैंपल से हमको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पे यूरेनियम हाईली एनरिच किया जा रहा है। और जहां पे हाईली एनरिच होगा जाहिर सी बात है वहीं पे परमाणु बम बन रहा है। तो ये लोग अपनी टीम बनाते हैं और उसके बाद जाके इनको मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान के कहूता में एक खान रिसर्च सेंटर है जहां पे साइंटिस्ट लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वहां पे हाईली यूरेनियम को एनरिच किया जा रहा है। बालों के सैंपल से पता लग गया। तो रॉ जो था वो इतना तेज था। अब इसके बाद ये भी था कि इंडिया और पाकिस्तान का तो वैसे भी लड़ाई चल रही है, तो हम वैसे उसमें डायरेक्टली इंक्लूड ना हो, तो रॉ ने एक और प्लान बनाया कि हम इजराइल को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इजराइल और पाकिस्तान में कट्टर दुश्मनी है। पाकिस्तान तो देश ही नहीं मानता इजराइल को। तो इजराइल से इन्होंने बात भी कर लिया रॉ वालों ने कि भाई हम तुमको बता रहे हैं कि यहाँ पर रिसर्च सेंटर तुम आगे इसको तबाह कर दो। तो इजराइल बोला
हम तो कर देंगे, 2 मिनट में कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको फ्यूलिंग करने के लिए आप अपना जामनगर बेस दे देना हमको गुजरात में, वहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह करने के लिए, फ्यूल वगैरह भरने के लिए हमको चाहिए, आपका बेस चाहिए तो आप हमको दे दो, हम वहाँ से उड़ा के पाकिस्तान में उड़ा के आ जाएंगे। तो बोले ठीक है। अब वहाँ पे सरकार थी मोरारजी देसाई की सरकार, उनको वहाँ पे बताया गया रॉक एजेंट्स के द्वारा कि भाई साहब हमने सब कुछ फिट कर दिया, इंडिया कुछ करने की जरूरत नहीं है, इजराइल अपने आप निपट लेगा इन लोग से। भाई साहब वहाँ पे बोले नहीं 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 नहीं, हम तो अहिंसावादी हैं, इन सब चीज़ों में ठीक नहीं है, ये सब गड़बड़ है, वो कर रहे हैं करने दो, वो उनको अपना फल मिलेगा। वो भाई साहब प्लान में चौपट कर दिया, उनका मूड खराब हो गया। अब भाई साहब करे तो करे क्या, और नहीं तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लीक कर दिया गया पाकिस्तान को। पाकिस्तान को बोला अरे पाकिस्तान हमको मालूम है तू ऐसा न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अब पाकिस्तान हड़क गया, बोला अरे बाप रे हमारे कुछ साइंटिस्ट को ये बात पता है, इंडिया को कैसे मालूम पड़ गया। तो भाई साहब वहां पे दौड़ा दौड़ा के रॉक एजेंट्स को मारना शुरू कर दिए, और किसी तरह से अजीत डोभाल साहब अपनी जान बचा के आ पाए, मतलब हमारे जो गोल्डन है वो किस तरह अपनी जान बचा पाए। लेकिन बहुत सारे रॉक एजेंट्स मारे गए पॉलिटिकल, जो एक छोटी सी पॉलिटिकल मिस्टेक की वजह से। तो ये बहुत ही बड़ा क्रेडिबिलिटी था, अगर वो उस समय खत्म कर दिया होता वहाँ पे तो ये कभी न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं पाता। अब वापस से मेरी स्टोरी में आते हैं तो 1997 तक किसी प्रधानमंत्री में इतने गट्स नहीं थे, इतना डेयरिंग नहीं था कि वो अमेरिका से सीधा पंगा ले सके और इंटरनेशनल प्रेशर को हैंडल कर सके और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को एक गो हेड का अप्रूवल दे सके। और न्यूक्लियर साइंटिस्ट जितने भी थे वो जब तक अप्रूवल नहीं मिलता तब तक वो कुछ नहीं कर सकते थे। उसके बाद 1998 में हमको एक गोल्डन प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी सर के रूप में। वो सीधा का सीधा आते ही ना सीधा गो हेड का अप्रूवल देते हैं कि भाई साहब हमको न्यूक्लियर वेपन आप बना के दीजिए, बाकी अमेरिका को हम देख लेंगे, इंटरनेशनल प्रेशर को हम झेल लेंगे, सब चीजों को झेल लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है वो हमारा देश है। हमको खतरा है चाइना से, पाकिस्तान। अब इसी चीज की वजह से इनकी 13 महीने की सरकार गिर गई। लेकिन उस समय अगर इन्होंने अपनी कुर्सी की परवाह की होती और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को गो हेड का अप्रूवल नहीं दिया होता तो आज एक मंच पे कोई इंजीनियर या कोई टीचर खुलेआम किसी नेता की तारीफ नहीं कर रहा होता। इतना खतरनाक थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सर, बहुत ही रेस्पेक्ट है इनके लिए। अब इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए 3 साइंटिस्ट लीड भूमिका में थे। पहले थे डीआरडीओ के एपीजे अब्दुल कलाम, उसके बाद डीएई के राजा गोपाल चिदम्बरम, और उसके बाद जो बार्क के डायरेक्टर थे वो थे अनिल कालोडकर। तो ये तीनों जो थे वो बहुत ही एक सीक्रेट ऑपरेशन इसको परफॉर्म कर रहे थे। अब भैया किया क्या जाए, ये जो अमेरिका है ये पल पल सैटेलाइट से नजर मार के रखा होता, खासकर पोखरण पे, क्योंकि पोखरण पे पहले भी न्यूक्लियर पर टेस्ट हो चुका है 1974 में इंदिरा गांधी के समय पे। तो भाई करें तो करे क्या। तो जब इनकी सैटेलाइट एक बार घूम के आती थी ना तो बीच में आधा 1 घंटे का गैप होता था। तो अब इन्होंने सोचा कि जो भी हमको करना है वो आधे से 1 घंटे के अंदर करना पड़ेगा। अब जो भी हम आधे घंटे में करेंगे वो वहाँ पे सामान तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो उसको छुपाएंगे कैसे या फिर उसको चकमा कैसे देंगे। तो इसके लिए ना इन्होंने एक सीक्रेट प्लान बनाया, हवा में उड़ा दिया कि हम यहाँ पोखरण में मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, मतलब यहाँ पे नेवी का प्रैक्टिस करेंगे, गोलीबारी वगैरह टेस्ट वगैरह मार के चेक करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने फैला दिया। अब जो साइंटिस्ट है उनको एक खुफिया नाम दिया गया, अपना नाम उन्होंने बदल लिया। जैसे कि जो एपीजे अब्दुल कलाम सर है इनका नाम था मेजर जनरल पृथ्वीराज, और राजा गोपाल चिदम्बरम का नाम था नटराज, ऐसे मेजर जनरल नटराज था इनका नाम। तो यही नाम इनका बदल के, ये देखिए उस समय के यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म में आर्मी यूनिफॉर्म में अपना भेष बदल के अपना सीक्रेटली अंजाम कर रहे हैं। और नेट वगैरह चादर, रेत वोत की चादर से बिछा के मतलब चीज़ों को ढक देते थे, जैसे ही सैटेलाइट अमेरिका का आया था। जो आपने पोखरण मूवी देखी होगी ना उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, एकदम जबरदस्त मूवी है वो मूवी, मतलब वो आप देखेंगे तो समझ में आएगा। फिर वो परफेक्ट टाइम और परफेक्ट वेदर आया 11 मई 1998 को, जब भारत ने पहली बार सफल परीक्षण किया परमाणु का, न्यूक्लियर बम का, और एक न्यूक्लियर नेशन बन गया। अब 11 मई को बम फोड़ दिए, इतना भयंकर बम फूटा कि मतलब एक रेत का पहाड़ बन के हो गया। ऐसा लगा कि मतलब श्री कृष्ण भगवान ने उंगली पे एकदम पहाड़ को उठा लिया, इतना भयंकर रेत का पहाड़ मतलब बन के रेडी हो गया। अब भाई साहब इतना बढ़िया दृश्य था। अब इस चीज़ को भरमाया कैसे जाए, तो इंडिया के मीडिया ने ना ऐसा मतलब हवा उड़ा दिया कि मतलब ये साइक्लोन आया, भूचाल आया है। तो नासा ने फटाक से पकड़ लिया, अरे ये भूचाल कहाँ है। तो वहाँ अमेरिका ने बोला अरे नहीं वहाँ पे तो कुछ साइक्लोन वगैरह है। अब शाम को तक ना उसमें 2 ठो और बम गिरा दिया। तो शाम तक करते करते 3 न्यूक्लियर टेस्ट इन्होंने कर दिए 11 मई को। और शाम को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज किया। उन्होंने कहा कि नाउ इंडिया बिकम अ न्यूक्लियर नेशन, हम लोग एक परमाणु वाले देश बन चुके हैं, हमारे पास ही परमाणु बम है और हमने सफल न्यूक्लियर परीक्षण कर लिया। अब अमेरिका को जब मालूम पड़ा कि इंडिया ने सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, धड़ाक से आग बबूला हुआ, गुस्सा के फोन कर लिया है, कैसे न्यूक्लियर वेपन बना लिए थे। तो सरकार बोली क्या बोल रहा है, बोल फिर से बोल, बोलेगा परमाणु बम है, बोल फिर से बोलेगा।
बतियाने आया, जापान थोड़ी ना कि चुप चुप मुंह बार के देख लेगा तेरे का, है। तो भाई साहब वो चौथिया के रहेगा एकदम। अब भाई साहब ये पाकिस्तान परेशान। अब उसके बाद ना इसने 13 मई को सैंक्शन लगा दिया भारत के ऊपर, अमेरिका ने इंडिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शन लगा दिए। भाई साहब वो तो लगना ही थे। तो इंडिया ने क्या किया, चिढ़ाने के लिए 2 और बम फोड़ दिया 13 मई को। तो भाई साहब अब तो 2 और बम फोड़े तो ये चौचिया गया पाकिस्तान के, बाप रे 5 बम फोड़ दिया। तो हालांकि उसके सैंक्शन से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी डैमेज हुई थी इंडिया की। तो उन्होंने काफ़ी सारे सैंक्शन लगा दी, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं मिलेगा, मतलब जैसे कोई आपदा वगैरह आ गई तो कोई मदद नहीं करेगा आपकी, और कोई डिफेंस में आप कोई सामान खरीदोगे, मिसाइल वगैरह खरीदोगे तो नहीं मिलेगा, कुछ करने को नहीं मिलेगा। तो भाई साहब ये ह्यूमैनिटेरियन एड का जो प्रॉब्लम था वो हो गया था। लेकिन हमारे जो फ्यूचर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम सर हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बात कही कि हमारा देश राम की जन्मभूमि है, ठीक है। हमारे देश ने पिछले 3000 सालों में आज तक किसी देश पर अटैक नहीं किया है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारत किसी देश के ऊपर खतरा बन सकता है, कैसे कह सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात, हमने इस परमाणु परीक्षण का जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश को बचाने के लिए किया है बाहरी खतरों से, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो। और जब तक कोई दूसरा देश हमारे ऊपर परमाणु बम नहीं गिराएगा तब तक हम रिटेलिएशन में उसके ऊपर परमाणु बम नहीं गिराएंगे। तो ये हमारी बात है। और जिस देश के पास परमाणु बम नहीं है उस देश के ऊपर भी हम परमाणु बम नहीं गिराएंगे। मतलब ये सीधी बात उन्होंने कंफर्म बता दी थी। लेकिन इंडिया को उस समय 2 अमूल्य रत्न मिल गए थे, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में प्रधानमंत्री और उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में प्रेसिडेंट। तो भाई साहब इनकी जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेट पॉलिसीज थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि कुछ टाइम के बाद इनके ऊपर से सैंक्शन हटा दिया गया, भारत के ऊपर से काफ़ी सारे सैंक्शन हटा दिए गए। अब पाकिस्तान ने क्या किया, देखिए हमारा जब 13 मई को 1998 परीक्षण हो गया था, उसके 2 हफ्ते के बाद मतलब 28 मई 1998 को यो न्यूक्लियर बम का टेस्ट कर दिए और इनके ऊपर भी सैंक्शन लग गया। तो ये क्या किए, कुछ टाइम के बाद नॉर्थ कोरिया को ना इन्होंने न्यूक्लियर वेपन का टेक्नोलॉजी बेच दिया। अब एनएसजी का था कि हम कोई भी मतलब न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसको हम शेयर नहीं कर सकते, इन्होंने शेयर कर दिया। ये बोले कि अभी तो ऐसा हमारे ऊपर सैंक्शन लगाएगा ना तो हम ये यूट्यूब पर डाल देंगे, फेसबुक पर डाल देंगे, पूरी दुनिया बना लेगी आराम से न्यूक्लियर वेपन। तो ये ढीला मत समझो। तो इनको देखिए, अब इस पूरे लेक्चर से आप बड़े आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन कौन से देश न्यूक्लियर नेशन हैं। देखिए जो 5 कंट्रीज वर्ल्ड वॉर 2 में जीती थी वो 5 कंट्रीज हैं। अमेरिका, इधर से अमेरिका हो गया, फिर ब्रिटेन और फ्रांस दोनों पड़ोसी है, और ऊपर से चाइना और रशिया, ये 5 जनी ये हो गए, ठीक है। ये 5 जनी के पास न्यूक्लियर नेशन है। उसके बाद भारत बना लिया, भारत का देखा देखी पाकिस्तान बना लिया। तो भारत पाकिस्तान कितना, 2 और हो गए, 5 और 2 7। और उसके बाद पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को दे दिया, तो नॉर्थ कोरिया को भी मिल गया, तो 8। और एक इजराइल ने भी न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी बना ली और इजराइल भी एक न्यूक्लियर नेशन बन गया। तो ये 9 कंट्रीज हैं टोटल पूरे वर्ल्ड में जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो होप आप समझ गए होंगे कि भारत ने कितने संघर्ष के साथ परमाणु बम को विकसित किया है। और जाते जाते मैं आपको अटल बिहारी सर का वो गोल्डन स्टेटमेंट देना चाहूँगा जिसको आज के पॉलिटिकल लीडर्स को सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।